प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेलो फ्रेंड्स, अरे कहाँ देख रहे हैं? इधर देखिए। अरे मैं भी क्या कह रहा हूँ, मैं तो भूल ही गया था। आप मुझे ऐसे नहीं देख सकते। वो क्या है कि हम साइज में छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे, इतने छोटे कि आप हमें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम करोड़ों सालों से इस धरती पर हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, हम हैं सूक्ष्म जीव। सत्रहवीं शताब्दी तक सूक्ष्म जीव न तो सिद्ध हुए थे और न ही देखे गए थे, लेकिन जो काम बड़े बड़े वैज्ञानिक न कर सके वो कर दिखाया कपड़ों के एक व्यापारी ने। चलिए हमारी कहानी के पहले हीरो से मिलते हैं। ये हैं एंटन फन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, या फिर आम भाषा में कहें तो एक लेंस की मदद से कपड़ों में धागों को गिनने का काम करते थे। कपड़ा उद्योग में ये काम कपड़ों की गुणवत्ता परखने के लिए किया जाता था। इस मैग्नीफाइंग ग्लास से वो कपड़ों के बारीक धागों को भी आसानी से देख पाते थे। इसी काम ने उनके मन में एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी कि वो लेंस की मदद से और किन चीजों को देख सकते हैं। इसी शौक को आगे बढ़ाते हुए ल्यूवेनहॉक ने कई चीजों को लेंस की मदद से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने तालाब के पानी की बूंद, कुछ कीड़ों और एल्गी यानी पानी में जमने वाली काई का भी लेंस से अध्ययन किया। इनमें उनको कुछ छोटे छोटे जीव नजर आए। ल्यूवेनहॉक की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने अपने शरीर में भी लेंस की मदद से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दो दांतों के बीच में जमा हुआ प्लाक या दांत के मैल को निकाला और लेंस की मदद से उसे देखने लगे। यही नहीं, ल्यूवेनहॉक ने तो कुछ साथियों के दांतों से भी प्लाक यानी दांत का मैल निकाला, जिन्होंने काफी समय से दांत साफ नहीं किए थे। और आखिरकार मैग्नीफाइंग ग्लास से ल्यूवेनहॉक ने वो देखा जो किसी और की आंखें अब तक नहीं देख पाई थीं। इस प्रयोग का नतीजा ये हुआ कि ये लोग पकड़े गए। ये शायद दुनिया का पहला मौका था जब माइक्रोब्स को किसी इंसान ने अपने शरीर में ही पाया। लेकिन उस समय ल्यूवेनहॉक ने इन्हें नाम दिया एनिमल्क्यूल्स। ल्यूवेनहॉक ने हमें सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन की नई राह दिखा दी थी। लेकिन एनिमल्क्यूल्स आखिर थे क्या? क्या इंसानों के शरीर में रहकर ये उन्हें फायदा पहुंचा रहे थे या फिर नुकसान? सूक्ष्म जीवों से जुड़ी बहस चल रही थी कि उसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। 17वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के वियना जनरल हॉस्पिटल में प्रसव के लिए आई महिलाओं की बड़ी तादाद में मौत हो रही थी। ये महिलाएं किसी रहस्यमय रोग का शिकार हो रही थीं और काफी कोशिश के बाद भी कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हादसे क्यों हो रहे थे। उस समय कई लोगों ने इस बीमारी की वजह बुरी हवा या मियास्मस को भी बताया, लेकिन इन मौतों की सही वजह का पता नहीं चल पा रहा था। जुलाई 1846 में वियना जनरल हॉस्पिटल में ही काम कर रहे डॉक्टर इग्नास सेमेलवाइस ने इन गर्भवती महिलाओं को हो रही इस रहस्यमय बीमारी की वजह जानने के लिए अध्ययन शुरू किया। यह अध्ययन उन्होंने अस्पताल के 2 वार्ड्स में किया। वार्ड नंबर 1 में डॉक्टर महिला मरीजों की जांच करते थे, जबकि वार्ड नंबर 2 में सिर्फ मिडवाइव्स यानी दाई ही महिलाओं के प्रसव की जिम्मेदारी संभालती थी। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 में भर्ती महिलाओं के तुलनात्मक अध्ययन किए गए। डॉक्टर सेमेलवाइस ने पाया कि वार्ड नंबर 2 की तुलना में वार्ड नंबर 1 में मरने वाली गर्भवती महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। अध्ययन में पाया गया कि वार्ड नंबर 1 में मरने वाली महिलाओं की संख्या वार्ड नंबर 2 में मरने वाली महिलाओं से तकरीबन
5 गुना ज्यादा थी। ये बात बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि वार्ड नंबर 1 में तो प्रसव के लिए डॉक्टर खुद मौजूद होते थे, जबकि वार्ड नंबर 2 में यह काम सिर्फ मिडवाइव्स यानी दाई के ही जिम्मे था। डॉक्टर सेमलवाइस ने यह भी पाया कि सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही नहीं, बल्कि उनके नवजात शिशु, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे, वो भी एक रोग का शिकार हो रहे थे। गर्भवती महिलाओं को होने वाले रोग के लक्षण इन नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले रोग के लक्षणों के समान थे। ये डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी कि गर्भवती महिलाओं को होने वाला रोग आखिर शिशुओं को कैसे हो रहा था और क्या थी बच्चों की मौत की वजह। डॉक्टर सेमलवाइस ने इन हादसों की वजह भीड़ भाड़, बुरी हवा या किसी भी धार्मिक मान्यता को मानने से इनकार कर दिया। पहले अध्ययन में उन्होंने यह भी पाया कि जिन महिलाओं का प्रसव इस अस्पताल के बाहर होता था, उन्हें यह रोग नहीं हो रहा था। इसके अलावा डॉक्टर सेमलवाइस को पूरा यकीन था कि यह रोग संक्रामक नहीं था, यानी ये एक महिला से दूसरी महिला तक नहीं फैलता था। तो फिर क्या था रहस्य इतनी बड़ी तादाद में हो रही महिलाओं की मौत का? डॉक्टर सेमलवाइस ने इन औरतों की शव परीक्षा की रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा। उन्होंने पाया कि इन महिलाओं में लिम्फेंजाइटिस, पेरिटोनाइटिस और मेनिंजाइटिस के लक्षण थे। ये लक्षण गर्भवती महिलाओं में पाई जाने वाली बीमारी चाइल्ड बेड फीवर में भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि ये रोग गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान अस्पताल के बेड पर होता है, इसलिए इसे चाइल्ड बेड फीवर कहा जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्हें पता चला कि इसी अस्पताल के एक डॉक्टर की उंगली कटी थी और उस डॉक्टर की भी मौत हो गई थी। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर कोलेट्स्का। सेमलवाइस ने मरने वाले डॉक्टर कोलेट्स्का की शव परीक्षण की रिपोर्ट का भी ध्यान से अध्ययन किया। साथ ही इस रिपोर्ट को मरने वाली औरतों और शिशुओं की शव परीक्षण की रिपोर्ट के साथ मिलाया और यहां डॉक्टर सेमलवाइस को इन सब रिपोर्ट्स में काफी समानताएं नजर आईं। डॉक्टर सेमलवाइस को यकीन हो गया कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं को होने वाले रोग से एक पुरुष डॉक्टर की मौत नहीं हो सकती। यानी एक बात साफ हो गई थी कि अस्पताल में होने वाली मौत के पीछे वजह चाइल्ड बेड फीवर नहीं थी। तो फिर क्या राज था इन मौतों के पीछे? दरअसल मरने वाले डॉक्टर कोलेट्स्का की मौत चाकू से लगे घाव की वजह से नहीं, बल्कि उस घाव में हुए संक्रमण के कारण हुई थी। वो संक्रमण जो उन्हें हुआ था उस चाकू से जिसका इस्तेमाल पोस्टमार्टम करने में किया जाता था। यानी शव में मौजूद कुछ सूक्ष्म संक्रमित कण उस चाकू में लग गए थे। जब डॉक्टर कोलेट्स्का का हाथ उस चाकू से कटा तो खून के जरिए वो सूक्ष्म संक्रमित कण उनके शरीर के अंदर पहुंच गए और इसी संक्रमण से उनकी मौत हो गई। इस बात के साफ होते ही डॉक्टर सेमलवाइस को इस बात का यकीन हो गया, जो डॉक्टर शवों का पोस्टमार्टम यानी शव का परीक्षण करके सीधे औरतों की डिलीवरी के लिए जाते थे, उनके हाथों में शवों से ये सूक्ष्म संक्रमित कण भी लग जाते थे, जिनसे महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं को भी ये इन्फेक्शन लग जाता था, जो जानलेवा होता था। डॉक्टर सेमलवाइस ने इसी दिशा में अपना अध्ययन आगे बढ़ाया और इससे निपटने का बेहद आसान तरीका भी सुझा दिया। डॉक्टर सेमलवाइस के मुताबिक अगर सारे अस्पताल के डॉक्टर मरीजों के इलाज से पहले अपने हाथ क्लोरीनेटेड लाइम सॉल्यूशन से धो लें तो इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। यह तरीका बेहद कामयाब रहा और अस्पताल में होने वाली महिलाओं की मौत में काफी हद तक कमी आ गई। डॉक्टर सेमलवाइस ने अपनी इस शानदार खोज का उल्लेख अपनी किताब इटियोलॉजी, कॉन्सेप्ट एंड प्रोफिलैक्सिस ऑफ चाइल्ड बेड फीवर में भी किया।
आज हम देख सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति और ऑपरेशन के दौरान अस्पतालों में डॉक्टर सैमुअल वाइस के बताए सफाई या हाइजीन के इस तरीके का खूब इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कई संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। ये तो हुई कहानी हम सूक्ष्म जीवों से जुड़ी शुरुआती खोज की। अब जरा हम आपको अपनी कुछ अलग अलग किस्मों से आपकी मुलाकात कराते हैं। हम सूक्ष्म जीव भी कई किस्म के होते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, फंगाई यानी कवक, प्रोटोजुआ और एल्गी यानी शैवाल। अब भाई अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, तो हम सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं और करवाते हैं आपको अपनी कुछ खास प्रजातियों से रूबरू। तो सबसे पहले बैक्टीरिया से ही शुरू करते हैं, जिन्हें जीवाणु भी कहा जाता है। आमतौर पर इन्हें बीमारी फैलाने वाले कीटाणु के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव हैं, यानी वो एक सेल के ही बने होते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। आमतौर पर बैक्टीरिया को उनके आकार से पहचाना जाता है। गोल आकार वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं कोकाई। जो बैक्टीरिया ऐसे रॉड की तरह लंबे होते हैं वो कहलाते हैं बैसिलस। और तीसरी किस्म है ये, यानी स्पाइरुला, जो कुछ टेढ़े मेढ़े से या फिर सर्पीले आकार के होते हैं। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी में, जलधाराओं में, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में, नाभिकीय पदार्थों में, यहां तक कि कार्बनिक पदार्थों में भी ये पाए जाते हैं। मानव शरीर में रोग फैलाने वाले जीवाणु सांस, दूषित पानी और भोजन के रास्ते आते हैं और शरीर में फैल जाते हैं। अगर समय पर सही उपचार नहीं किया तो ये बेहद घातक हो सकते हैं। हैजा, चिकन पॉक्स और टीबी जैसे रोग इनकी वजह से ही फैलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो नुकसान और बीमारियों की ही बात किए जा रहे हैं, इसलिए अब जरा अपनी कुछ तारीफ भी तो हो जाए। हम अच्छे काम भी तो करते हैं। इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में बड़ी तादाद में ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य को बेहद फायदा पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम, ये भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये आपको रोगों से बचाने के लिए काम करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इंसान के पाचन तंत्र में 400 से भी ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और हां, आपके घर में दही कैसे जमता है पता है आपको? इसमें मदद करता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया का फायदा उठाने के लिए इंसान ने प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को बनाया भी है। हम बात कर रहे हैं मैन मेड बैक्टीरिया की। समुद्र से तेल निकालते वक्त या तेल के जहाजों से तेल समुद्र में गिरने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इन घटनाओं को ऑयल स्पिल भी कहा जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, बैक्टीरिया यहां भी अपना काम करने से पीछे नहीं हटते। बैक्टीरिया की कुछ जातियां तो पानी में गिरे तेल को भी चट कर जाती हैं। बैक्टीरिया की 4 किस्में जो तेल को डिग्रेड यानी हजम करती थीं, वो पानी के अंदर जाकर एक दूसरे से ही मुकाबला करने लगती थीं, जिसकी वजह से ऑयल डिग्रेडेशन की रफ्तार बेहद धीमी हो जाती थी। इससे निपटने का तरीका सुझाया सन 1971 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। उन्होंने अमेरिका में बैक्टीरिया की इन 4 किस्मों की ऑयल डिग्रेडिंग जीन्स को लेकर जेनेटिकली बैक्टीरिया की एक नई किस्म ही तैयार कर दी। इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया मल्टीप्लास्मिड हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग स्यूडोमोनास। इन मैन मेड बैक्टीरिया ने ऑयल डिग्रेडेशन की रफ्तार को बेहद तेज कर दिया और इससे पानी में फैलने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिली। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि बैक्टीरिया सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले फायदों की लिस्ट भी बेहद लंबी है। नाइट्रोजन मानव शरीर से लेकर अन्य जीव जंतुओं तक के लिए बेहद उपयोगी है।
सभी प्रकार के प्रोटीन का एक आवश्यक घटक होता है नाइट्रोजन। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल में तकरीबन 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हम इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते। दरअसल इसमें हमारी सहायता करते हैं पेड़ पौधों की जड़ में रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जिसे पेड़ पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं के जरिए ये नाइट्रोजन हम तक भी पहुंच जाती है। बैक्टीरिया की कहानी के चक्कर में हम आपको अपने यानी सूक्ष्म जीवों के दूसरे भाई बंधुओं के बारे में बताना ना भूल जाएं। इसलिए आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको सूक्ष्म जीवों की प्रजाति के सबसे खतरनाक और सभी जीवों में आतंक फैलाने वाले से। इसका नाम है विषाणु यानी वायरस। वायरस को न तो जीव कहा जा सकता है और न ही निर्जीव, क्योंकि इनको अपने प्रजनन के लिए एक होस्ट सेल यानी मेजबान कोशिका की जरूरत होती है, जिस पर ये पूरी तरह निर्भर होते हैं। बैक्टीरिया और वायरस में सबसे बड़ा फर्क शायद यही होता है, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप निर्जीव चीजों पर भी बढ़ सकता है, वहीं वायरस को बढ़ने के लिए जीवित कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। यानी जीवित कोशिका के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर ये जीवित हो जाते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेल्यूलर होते हैं, वहीं वायरस अति सूक्ष्म जीव है जिनमें कोशिका यानी सेल नहीं होते। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका से चिपक जाता है तो वो अपने कुछ जरूरी घटक कोशिका में प्रवेश करा देता है, या यूं कहें कि शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। इसके बाद ये संक्रमित कोशिकाएं टूटने लगती हैं और इससे ये विषाणु बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये दूसरी कोशिकाओं पर आक्रमण कर देते हैं और ये चक्र चलता रहता है। अंत में ये विषाणु पूरे शरीर में फैल जाते हैं। विषाणु कई भयानक बीमारियों की वजह होते हैं। चेचक की बीमारी, खसरा, पोलियो और मामूली सी सर्दी का कारण भी वायरस यानी विषाणु है। और मानव इतिहास की सबसे घातक बीमारी एड्स का कारण भी HIV नाम का विषाणु ही है। एंटीबायोटिक या किसी और दवाई से विषाणुओं को खत्म नहीं किया जा सकता। इनसे बचाव का तरीका सिर्फ वैक्सीनेशन या टीकाकरण है, जो वायरस के असर को कम कर देता है। तरह तरह के घातक विषाणु के खिलाफ मेडिकल साइंस और वैज्ञानिकों की जंग लगातार जारी है। कई मामलों में कामयाबी भी मिली है और यही वजह है कि आज पोलियो, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला जैसी बीमारियां गायब हो गई हैं, क्योंकि इनके विषाणु को काबू में करने वाला टीका यानी वैक्सीन ढूंढ लिया गया है। लेकिन एड्स के खिलाफ मुकाबला अभी जारी है। हम माइक्रोब्स सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस तक ही सीमित नहीं है। हमारी एक किस्म कहलाती है फंगाई यानी कवक। कवक यानी फंगाई एक बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए अपने भोजन के लिए ये अन्य वनस्पतियों, जंतुओं तथा उनके मृत शरीरों पर ही निर्भर रहते हैं। इनकी अलग अलग किस्में हैं। सैप्रोफाइट्स कार्बनिक पदार्थों, वेस्ट प्रोडक्ट को हजम करके भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं परजीवी यानी पैरासाइट के रूप में ये जीवित सेल्स पर निर्भर रहते हैं और सहजीवी यानी सिम्बियंट के रूप में ये अपना संबंध किसी अन्य जीव से स्थापित कर लेते हैं। इस दोस्ती का फायदा दोनों को ही मिल जाता है। वैसे तो कवक सभी तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन ये नमी वाली जगहों पर ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। खेत खलिहानों के लिए कई कवक बेहद नुकसानदेह हैं। कई फसलें इनकी वजह से खराब हो जाती हैं। मसलन रस्ट्स, स्मट्स और स्टेम रूट्स जैसी बीमारियां पौधों में कवकों की वजह से होती हैं। ये कवक या फंगाई इंसानों में भी रिंगवर्म, एथलीट फुट जैसी बीमारियां फैलाते हैं।
सूक्ष्म जीवों से आपका परिचय अभी खत्म नहीं हुआ। आपने गौर किया होगा कि नदी किनारे या जहाँ बारिश का पानी जमा हुआ हो, वहाँ आप पाएंगे एक गहरे हरे रंग की चिकनी सी चीज। आम भाषा में आप इसे काई कहते हैं, लेकिन ये कुछ और नहीं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। नाम है एल्गी। एल्गी पेड़ पौधों की तरह सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सक्षम होते हैं। कहते हैं कि एल्गी पेड़ पौधों से पहले इस धरती पर पनप गए थे और यह भी माना जाता है कि धरती पर ये शायद सबसे पहले जीव थे। अब मिलिए उस जीव से जिसका नाम है प्रोटोजोआ। बनावट में ये सबसे साधारण है। ये सिर्फ एक कोशिका से बने हैं। आपने अमीबा का नाम तो सुना ही होगा। ये प्रोटोजोआ किस्म के जीव हैं। इस जाति के कुछ सदस्य जैसे पैरासिटिक एंटामोइबा हिस्टोलिटिका मनुष्यों में एमीबियासिस या एमीबिक डिसेंट्री नाम की बीमारी फैलाता है। इस बीमारी में आंतों में संक्रमण हो जाता है, जिसका सही इलाज न किया जाए तो यह घातक हो सकता है। यानी किसी भी रूप में सही माइक्रोब्स की आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत है। यानी ये दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। ल्यूवेनहॉक, सेमेलवाइस, एडवर्ड जेनर जैसे कई वैज्ञानिकों ने अपने बेमिसाल प्रयोगों और कभी हार न मानने वाली सोच और जुनून के कारण खतरनाक बीमारियों पर काबू पाया और इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाया। मिट्टी के कण से लेकर आपके खाने की टेबल तक, निर्जीव वस्तुओं से लेकर जीव जंतुओं के शरीर तक, कार्बनिक पदार्थों से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स तक, हम सूक्ष्म जीव हर जगह मौजूद हैं। हमारा संसार इतना विशाल है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भले ही हम आम तौर पर आपको नजर नहीं आते, लेकिन किसी न किसी रूप में हम आपसे जुड़े रहते हैं। हम सिर्फ आपको नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि आपको अनगिनत फायदे पहुंचाकर आपकी जिंदगी को आसान भी बनाते हैं। और हमारा और आपका ये साथ हमेशा यूं ही चलता रहेगा।